4 लोगों को नौकरी देकर 71 पोस्ट वही खाली रह जाती है और नियुक्ति नहीं देते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश में? उन 75 को तो भरो, उस समय का आपको लोगों ने परीक्षा दी है, उस समय उसमें शामिल हुए, लेकिन आप तो आप 75 की सूची बनाते हो, उसमें से 4 शामिल हुए और मिले नहीं और उनको बाहर कर देते हो। वर्तमान विधायक आपके आगे अब लगने लगा है, पहले आपके पूर्व विधायक लगता था, तब भी आप एक शब्द लेके चलते थे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ लड़ते रहे हैं और अब भी सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते आ रहे हैं। किस प्रकार के भ्रष्टाचारों का इस समय आप जिक्र करें? मैंने देखिए सदन में सारे राजगढ़ के चोरों के जितने पिछले 5 वर्ष में किए हैं, उन सब का पर्दाफाश करूंगा समय मिलते मिलते। अभी 2-3 मुद्दे मेरे को मिले हैं, जिनमें एक तो निक्कर टी शर्ट 1 अरब 26 करोड़ रुपए की हमारे क्रीड़ा परिषद के दंपत्ति खा गए, और उसकी जांच के लिए हमें सदन में आश्वासन मिला। क्या होगा जांच आगे देखेंगे। हमारे यहाँ तहसीलदार महोदय ने जो बहुत बड़ा मुआवजा दिलाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उन्हें जो भूमि का परिवर्तन किया, उसकी जांच का इश्यू है। इन्होंने ट्यूबवेल बनाए बिना ही 9-9, 10-10 लाख रुपए के 3 साल से ट्यूबवेलों को पेमेंट उठा लिया, ट्यूबवेल धरातल पर है ही नहीं। और अभी नगर पालिका का बहुत बड़ा भंडाफोड़ करने वाला हूँ, वो भी आएगा सामने। 5 साल में इसी काम के लगा रहूंगा। और इसकी बात कर लेता हूँ, आपने ग्रामीण नगर की आपने प्रतिशत की बात कर रहे थे। सरकार के साथ जवाब मिला था कि 1 महीने के अंदर जांच पूरी कर दी जाएगी, कहाँ तक वो जांच पहुंची? देखिए अभी तक तो मैं मान रहा हूँ 0 है रिजल्ट। और सरकार सदन में इतना आश्वासन देने के बाद जांच क्या करेगी, मैं नहीं करेंगे तो हम दोबारा विधानसभा में उनसे पूछेंगे, सरकार से, मुख्यमंत्री से, मंत्री दोनों से पूछेंगे कि क्या आपकी सरकार इसी तरीके का जवाब देगी, इसी तरीके की कार्रवाई करेगी, तो फिर आपकी सरकार से कोई ज्यादा आशा नहीं रहेगी। बात करता हूँ मानव अधिकार को लेकर के, आपके सुझाव काफी चर्चा में आए थे हम लोगों के सामने और वीडियो में वायरल भी काफी हुए थे, क्या मामला था पूरा? देखिए मानव अधिकार में मेरा कोई गंभीर तो कोई आप होंगे, मैंने सुझाव ये था कि मानवाधिकार है होकर के भी ना के बराबर है। मानवाधिकार लोगों को दोषी मानता है, तो दोषी मानने के बाद उनको दंड नहीं दे पाते, दंड में सिर्फ जुर्माना लगाते हैं। ये प्रमाणित मैंने 2 मुद्दे मानवाधिकार के फैसले भी मैंने सदन में समझ बताए थे। एक तो कोई विदेश जाने वाला व्यक्ति था, जो एयरपोर्ट से उसको थोड़ा सा कोई पासपोर्ट में कमी मानते हुए उसको वापस भेज दिया, गिरफ्तारी कर दी, 3-10 साल 3 दिन वो जेल में रहा और वो विदेश जाने से वंचित रहा 6 महीने। और मानवाधिकार आयोग ने माना कि इसके साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, जुर्माना लगाया 2 लाख रुपए तो विमानपत्तन विभाग के खिलाफ, पर 2 लाख रुपए पुलिस के खिलाफ, 4 लाख का जुर्माना देकर के फ्री कर दिया। अरे इतना बड़ा अन्याय कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे, उनकी जेल होनी चाहिए थी। ये पावर मानवाधिकार को होना चाहिए था। दूसरा मुद्दा था, एक राजेंद्र नाम का व्यक्ति था और उसके साथ पुलिस ले गई, 151 उठा के मारपीट करी, हाथ टूट गया, जुर्म प्रमाणित माना और उसमें 50,000 रुपए जुर्माने से बात को समेट दिया। क्या हम किसी के साथ मारपीट कर दें पुलिस के साथ, तो पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करती? तो पुलिस ने मारपीट कर दी, हाथ टूट गया व्यक्ति का और सब प्रमाणित मान लिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो फिर मानवाधिकार होते हुए भी शून्य के बराबर हो गया। तो मैंने कहा कि शक्तिशाली बढ़ाओ, इसकी टीम होनी चाहिए, इसकी फौज होनी चाहिए, ये कार्रवाई करे। ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं, ये जुर्म प्रमाणित मान ले, उसी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बात करता हूँ यमुना नहर परियोजना लिंक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्षेत्र के लिए, वाहवाही भी काफी लूटी गई थी, लेकिन आप उसके ऊपर लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं सदन के अंदर और आपका हमारी सूचना के अनुसार एक सवाल है वो हटा भी दिया गया था, कारण क्या था, क्यों हटाया? सरकार उसमें मेरे को जवाब देने में सक्षम नहीं थी, इसलिए मेरा क्वेश्चन स्थगित कर दिया। सरकार ने कहा कि हम इसको जल्द से जल्द करने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप इसको स्थगित कराने का प्रयास करें। सरकार का क्वेश्चन हमारा था यमुना नदी का आपका जो एमओयू हुआ है, उस एमओयू की प्रति दीजिए, आज तक आपने क्या प्रगति करी और एमओयू में आपने क्या क्या लिखा है, क्या कंडीशंस हैं, तो वो देने में सक्षम नहीं थे। एमओयू आधा 1.25 पेज का एमओयू है, मेरे को पढ़ा मैंने, उसमें 24,000 KLCM पानी मिलेगा, वो भी तब मिलेगा जब नहर में बाढ़ हो जाएगी, तब वो होगा स्टोरेज, और उसके बाद हरियाणा सरकार ले लेगी, फिर भी बचेगा तो हमको देंगे। तो ऐसा एमओयू है, वो मेरे हिसाब से धरातल पर कहीं लागू होने की स्थिति में नहीं है। और मैंने तो सरकार को आगाह किया कि हरियाणा में मैं तो मानता हूँ आने वाले समय में बीजेपी की अगर सरकार नहीं आई तो 4 महीने बाद आपका एमओयू फेल हो जाएगा। रबी और खरीफ की फसल की बीमा जो है उसकी क्लेम की लड़ाई आप लगातार लड़ रहे हैं, सदन के अंदर लड़ रहे हैं, कहां तक पहुंची है? देखिए पहुंचे है, रबी का तो थोड़ा थोड़ा बीमा आना शुरू हुआ है, लेकिन सरकार जिस तरीके से बीमा कंपनियों का घर भर रही है, किसान के साथ अन्याय हो रहा है। फसल बीमा का नाम बहुत बड़ा है, किसान फसल बीमा, लेकिन बीमा तो किसान का होता है, फसल किसान की होती है, लेकिन रुपया को जो मामला है ना, वो बीमा कंपनियां करा जा रही है।
खातिर बीमा कंपनी लुटेरी हो रखी है। सरकार है पर गंभीरता में विचार करे और ये प्रीमियम किसान के खाते में दे, मेरी ऐसी मांग है। और किसान अपनी मर्जी से जिस बीमा कंपनी से चाहे बीमा कराए, और नहीं कराए तो किसान उस प्रीमियम से संतुष्टि कर ले, जिससे किसान का खर्चा कम से कम खेती में जो लगने वाला वो रेगुलर हर छठे महीने आ जाए, इसलिए किसान कभी मरे नहीं। बात मैं कर लेता हूँ अपने क्षेत्र के किसानों में ही, अगर झींगा मछली पालन की बात करता हूँ, आपने सदन में भी उठाया है, और किस प्रकार का जो कितना न्याय और सुविधा दिलाने में आप सक्षम हुए और कहाँ तक आपकी प्रोग्रेस? मैंने मांग करी, अभी मैं सफल कुछ भी नहीं हुआ। झींगा मच्छी वालों को मैंने इस मांग करी है सरकार से कि ये किसान का व्यक्ति किसान है, या झींगा का हब बन गया है, खेती में कार्य कर रहा है, किसान कर रहा है, तो इसका कृषि का जो कनेक्शन है जो झींगा का, वो आपने कॉमर्शियल दे रखा है। सरकार इसको किसान की तरह कनेक्शन दे, जिससे किसान को वहां खड़े होने के लिए मौका मिल जाए, क्योंकि जमीन का पानी खारा है, सिंचाई यहाँ है नहीं, जमीन का पानी है नहीं, नहर यहाँ है नहीं, तो किसान के लिए बहुत बड़ा एक योगदान होगा मत्स्य पालन। उसमें सरकार बहुत बड़ी विचार करे, लेकिन अभी सफलता कुछ नहीं, मैंने मांग करी है। अच्छा, सदन के अंदर इस बार जो है बजट सत्र पूरा निकल गया, लेकिन शिक्षा और गृह विभाग दोनों के ऊपर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है। क्या कारण और क्या आपकी राय इसके ऊपर क्या है? कि मैं कार्य सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, हमारी सब बातों पर चर्चा हुई। गृह विभाग और शिक्षा विभाग को आज तक कभी भी किसी विधानसभा में चर्चा के बिना नहीं रोका गया, लेकिन ये अब की बार की सरकार जो है, इसमें मैं समझता हूँ कमजोरी है सरकार की। शिक्षा और गृह विभाग जैसे मुद्दे पर भी अगर चर्चा सदन में डिमांड्स पर नहीं कराई, ये सरकार का फेलियर है। तो मैं बात करता हूँ अब अपने लोकल मुद्दों की। ये तो थे अपने विधानसभा स्तर की। अब बात आती है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, जो सादलपुर क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और फिलहाल चरमराई हुई व्यवस्था में चल रही है। कहाँ तक इन पे प्रोग्रेस हुआ है, कितना आपने सुधार किया है और क्या आगे होने वाला है? सुधार सरकार तो कर नहीं पाई, मांग हमने खूब तरीके से करी है। बिजली के लिए राजस्थान में सरकार बिजली देने में विफल रही है। अब थोड़ी बरसात हो गई तो डिमांड कम हो गई, तो फिर हमको लोगों को थोड़ी बहुत बिजली मिलना शुरू हुई है। बाकी सुधार सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं है। सरकार इसकी पूर्ति करने में सक्षमता है, ऐसा है मान रही है अपने आप को भी। मैं तो सरकार के जवाब से भी इस बात से संतुष्ट हूं। सरकार कह रही है मेरे पास बिजली है नहीं, तो ये सरकार का जन कल्याण का मुद्दा है। सरकार को बिजली देनी चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में महंगी मिले, कितनी भी, इसमें कोई देखा नहीं जाता। जनता की सुविधा का मुद्दा है, सुविधा मिलनी चाहिए। ना बिजली है ना पानी है। एक मुद्दा था गालड़ और रेजड़ी सड़क का, और उसके साथ में आपने उठाया था दानोटी छोटी स्कूल का मामला। दोनों मामले क्या है और कितना कब से ये तय? ये मांग बहुत बुरी हाल सड़क की है। मैंने सरकार से तुरंत धालोटी चौराहे से लेकर गालड़ तक, अगले हरियाणा बॉर्डर तक और हनुमानगढ़ बॉर्डर तक इस सड़क को बनाने की मांग करी है। देखो सरकार क्या कहती है। ये धालोटी छोटी स्कूल के अंदर एक मामला आ रहा है कि 12 तक स्कूल होने के बाद में लेक्चर नहीं है, सिर्फ 7 अध्यापक और बिल्डिंग चरमराई पड़ी है। ये मामला भी आपके जी संज्ञान में है, सरकार के सामने हमने रखा है। देखिए सरकार के पास एक ही शब्द है, बजट की उपलब्धता होने पर हम करेंगे। तो कब मिलेगा ये तो हम मांग करते रहेंगे। हमारा काम मांगना है, देना सरकार का काम है। जितना देगी उतना लाभ जनता को देने का काम करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ ही सादलपुर विधायक मनोज न्यांगली जी, और लगातार जो है बजट सत्र में चर्चा में रहे हैं। सर्वाधिक सवाल जो है इनके अब की बार बजट में रहे हैं। हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, आपके स्थानीय नेताओं के साथ में, गांव के सरपंचों के साथ में। बने रहिए एनएन न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। क्या आप भी बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का महल और देना चाहते हैं अपने इस महल को एक नया लुक? तो आज ही संपर्क करें सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। दीजिए अपने मकान को एक शानदार लुक और बनाइए अपने घर को आकर्षक, ताकि देखते ही हर कोई कहे वाह क्या मकान। तो आज ही पहुंचे सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स, शॉप नंबर 4, पिलानी फाटक के पास, सादलपुर, चूरू। संपर्क करें 9108521728। सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर।